हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है हमारा होने वाला है ऑन द टॉपिक ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत कुछ पोर्शन हो भी चुका है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक हो चुका है। और मैं बिल्कुल एज्यूम करके चलती हूँ कि आप जो है इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। नोट्स को जल्दी जल्दी से अपलोड करना है, गिफ्ट्स को सिक्योर करना है, एंड लास्ट जो है अपने नारे को नहीं भूलना है। क्या नारा? अब की बार 90 पार। 90 पार के नारे को याद करते हुए पॉजिटिव नोट के साथ जो है आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। हम देखते हैं टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप सबको याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट भैया मतलब वो पोजीशन जहां पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, उससे आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हैं जहाँ पे हैं। सो दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब आप कंप्लीटली क्या है, सेटिस्फाइड है वहां पे। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच थी। दो कौन कौन सी अप्रोच थी? द फर्स्ट अप्रोच वॉज marginal utility approach and the second one is ordinal utility approach. Okay, तो सबसे पहले जो है हम मार्जिनल को स्टडी करते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो है हम एक बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, तो एक कहानी में लेके आई आपके लिए। कहानी का टाइटल है सबका कटेगा .com। ठीक है, सबका कटेगा .com। याद रखना बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे दो, नहीं तो नेक्स्ट जो है ये कहानी आप ही के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। सबका कटेगा .com में जो है दो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, दो मेन कैरेक्टर कौन है? एक है निब्बा, दूसरी है निब्बी। ठीक है, निब्बा एंड निब्बी। निब्बा बेचारा सीधा साधा और निब्बी एकदम चंट, तेज तरारी। ठीक है, इस स्टोरी में ना होता क्या है कि ना निब्बी जो है रहती है, वो बोलती है करवा चौथ के दिन अपने निब्बे को बोलती है कि तुमको तो मेरे लिए फास्ट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, निब्बी चंड बोलती है कि तुमको मेरी लंबी एज के लिए फास्ट रखना ही पड़ेगा। निब्बा भी बोलता है निब्बी को कि तुमको भी मेरी एज के लिए फास्ट रखना पड़ेगा। तो दोनों रेडी, दोनों करवा चौथ का व्रत करने के लिए रेडी। इधर निब्बी को उसके बेस्ट फ्रेंड ने जो है, निब्बी का बेस्ट फ्रेंड वो लेके जाता है और निब्बी को भर पेट ले जाके जो है कैफे में खाना खिला देता है। ठीक है, कैफे में ले जाके पिज्जा और सैंडविचेस सब खिला देता है, उसका पेट भर चुका है। ठीक है, निब्बा के पीछे से जो है बैकग्राउंड में पूरे टाइम उसको आवाज आती रहती, कटा कटा करके कंटिन्यूसली उसको क्या आ रही है, आवाज आ रही है। बट निब्बा बेचारा सीधा साधा उस आवाज को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब निब्बा पूरे दिन भर का भूखा, अब निब्बी को आ गई थोड़ी सी मन में दया। निब्बी बोलती चलो अपन क्या करते हैं, एक ढाबे में जाते हैं और ढाबे में जाके जो है क्या करते हैं, तुम्हारा फास्ट जो है वो फास्ट ओपन करते हैं, वहां पे जाके हम खाना खाते हैं। तो ये दोनों गए एक ढाबे में। अब निब्बा एकदम भूख से एकदम भूखा हो रखा है, बहुत ज्यादा हंग्री। तो उसके सामने जो है एक आई रोटी। ठीक है, उसके सामने उन्होंने ऑर्डर किया रोटी एंड साथ में ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला। ठीक है, चलो तो रोटी और पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया। पहली रोटी जो है, पहली रोटी आई तो निब्बा उसको देख के जो है बहुत खुश। ठीक है, पहली रोटी आई, निब्बा एकदम प्रफुल्लित और बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब उस रोटी जो है, वो रोटी का प्राइस जो है वो कितना है? रोटी का प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, फर्स्ट रोटी का प्राइस 10 रुपए। निब्बा अपने मन में बोलता है भैया ये 10 रुपए की रोटी है, लेकिन अगर मैं इसको खाऊंगा ना तो मेरे को 20 रुपए के लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा है, कुछ नहीं खाया, तो वो 10 रुपए की जो रोटी है उसको 20 रुपए के लेवल का सेटिस्फेक्शन देगी। तो क्या वो ये रोटी को कंज्यूम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जितना प्राइस है उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड केस। अब सेकेंड रोटी जो है, निब्बा का जो है फर्स्ट रोटी खाया, थोड़ा उसको अच्छा लगा, फिर उसके बाद जो है सेकेंड रोटी उसके सामने आई। सेकेंड रोटी में वो बोलता है कि ये भी रोटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को खाने का बहुत मन है। फर्स्ट रोटी जितना सेटिस्फेक्शन तो देगी नहीं, क्योंकि उसने भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के रखा था। पहली रोटी जितना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, बट फिर भी ये रोटी मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये रोटी जो है इसको 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, प्राइस रोटी का 10 रुपए ही है। ठीक है, अब उसका पेट बहुत कुछ भर चुका था, दो रोटी का। निब्बा बेचारा दुबला पतला कम खाता था, तो दो रोटी में जो है बहुत कुछ उसका पेट जो है भर चुका था। अब आई थर्ड रोटी उसके सामने, और वो बोलता है कि भैया ये रोटी 10 रुपए की है और मेरे को 10 रुपए के लेवल का ही सेटिस्फेक्शन दे रही है, जितने की है उतने का ही सेटिस्फेक्शन दे रही है,
और कुछ एडिशनल मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भी वो रोटी कंज्यूम करेगा कि 10 की चीज है, 10 का सेटिस्फेक्शन दे रही है, सो एकदम खुशी खुशी वो ये रोटी भी कंज्यूम करेगा। अब आती है उसके सामने फोर्थ रोटी। फोर्थ रोटी जो आती है उसके सामने, वो बोलता है भाई अब मेरे को मन नहीं है, ये 10 रुपए की रोटी अगर मेरे सामने आ भी गई तो ज्यादा से ज्यादा वो जो है मेरे को 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगी। कितना सेटिस्फेक्शन देगी? 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। चलो अब अगर फिर भी हमने जबरदस्ती उसको फिफ्थ रोटी, निब्बी जो है वो गिल्ट ट्रिप में जा चुकी थी कि यार मैं तो ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ, तो मेरे को इसको जबरदस्ती रोटियां ही खिलाना ही है मेरे को, ठीक है। सो निब्बी पहुंची फिफ्थ रोटी में। फिफ्थ रोटी निब्बा बोलता है भाई ये मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, 0 सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, मतलब मेरे को ये रोटी चाहिए ही नहीं। तो इसको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है? 0 सेटिस्फेक्शन दे रही है, जबकि प्राइस कितना है? 10 रुपए, ठीक है। फिर आई सिक्स्थ रोटी उसके सामने। अब जो सिक्स्थ रोटी है ये इसको माइनस सेटिस्फेक्शन देगी। ये हमने इसकी पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो यूटिलिटी है, जितना ज्यादा हम कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होते जाती है। एंड एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि यूटिलिटी नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी किया था। अब हमको ये देखना है कि एक रेशनल कंज्यूमर है वो कहाँ पे रुकेगा, ठीक है। रेशनल कंज्यूमर क्या फर्स्ट रोटी में रुकेगा क्या? नहीं, वो कभी नहीं रुकेगा फर्स्ट रोटी में। क्यों? क्योंकि जितना उसको मिल रहा है उससे मतलब जितना उसको रिटर्न में मिल रहा है उससे कम पैसे वो दे रहा है। 10 रुपए जो है वो दे रहा है लेकिन मिल रहा है 20 का सेटिस्फेक्शन, तो वो फर्स्ट में तो रुकेगा नहीं, सेकंड में भी नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, लेकिन वो थर्ड में रुकेगा। क्यों? क्योंकि जितना पैसा वो दे रहा है उतने का ही उसको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो यही है उसका इक्विलिब्रियम। सो अकॉर्डिंग टू, चलो सो जो हम पढ़ रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग उसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? उसके अकॉर्डिंग उसको इक्विलिब्रियम थर्ड रोटी कंज्यूम करने के टाइम पे मिलेगा। जितना पैसा दे रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रोटी कंज्यूम करेगा, एंड थर्ड रोटी जैसे ही कंज्यूम किया उसको इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाएगा। सो यही है इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब आता है? जितनी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है किसी भी प्रोडक्ट से, अगर वो प्राइस के बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गए, ठीक है। जब आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना आप प्राइस दे रहे हैं, तो आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाओगे अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग हमारी, हो गया सबका कटेगा .com वाली जो कहानी है यहीं पे कंप्लीट। भाई इसको 3 रोटी खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिला, 3 रोटी में ही ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा जो है कहाँ से देख लेते हैं? नोट्स से देख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा है? तो नोट्स में ये लिखा है, देखो इक्विलिब्रियम जो है स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, हमको पता है, सब पता है ये सब चीजें। इक्विलिब्रियम जो है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना 2 डिफरेंट सिचुएशंस में स्टडी कर सकते हैं। देखो 2 डिफरेंट सिचुएशन में मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकती हूँ। पहला सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस किया, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी इनकम है हमारी वो एक ही कमोडिटी में लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी इनकम है मेरी मैं एक ही कमोडिटी में लगा रही हूँ, मतलब मैं रोटी में ही पूरी अपना पैसा खर्च कर रही हूँ। तो वो वाला फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है? जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम को जो है 2 कमोडिटी में लगाएंगे, तब हम इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेंगे वो हम सेकेंड केस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में पूरी इनकम हम कहाँ पे लगा रहे हैं? एक ही कमोडिटी में लगा रहे हैं। चलिए सो अच्छा ये अगर आपको डाउट हो तो यहाँ से ना पनीर बटर मसालों का हटा दो, ये हटा दो पनीर बटर मसाला। सोचो वो रोटी कोरी खा रहा है, वहां पे सब्जी है ही नहीं, क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है, मैंने ऐसे एग्जांपल में लिख दिया था, बट वहां से पीबीएम को हटा दो, एज्यूम करो कि वो बस रोटी ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलिए सो आगे हम देखते हैं, अगर वो सिंगल कमोडिटी सिर्फ कंज्यूम कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा? जितनी मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस के बराबर हो जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, तो वो इक्विलिब्रियम में उस केस में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिल्स के टर्म्स पे है। ऊपर समझाने के टाइम में मैंने इस बात को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था, बट अभी कर रही हूँ, ठीक है। वो उस टाइम बस हम समझ रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये मेरा यूटिल्स में रहता है, जबकि जो प्राइस हम पे करते हैं वो किस में रहता है? रुपीज में रहता है या मनी के फॉर्म में रहता है, ठीक है।
तो ये यूटिल्स में है, ये रुपीज में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये हम कैसे करेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी के टर्म्स में मैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालूं, ये कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ये हमको पता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स कितना है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, देखो मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी अगर मेरे को मनी के फॉर्म में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, हम ऐसे निकालेंगे, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को यूटिल्स के फॉर्म में मिल रही है वो डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी ऑफ मनी, 1 रुपी ऑफ मनी, तो हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मनी के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, चलिए ये जो 1 रुपी ऑफ मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, हम इसको 1 ही एज्यूम करके चलते हैं हमेशा। हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 रुपए जो है वो हमको 1 रुपए की ही यूटिलिटी दे रहा है, तो ये हमेशा कितना रहता है, 1, ये हमेशा रहता है 1। सो सिंपल से कुछ नहीं करना है हमको, देखो यहाँ पे जो हम मार्जिनल यूटिलिटी लिखे हैं ना, ये यूटिल्स में है, अगर मेरे को इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहे, मैं यहाँ पे करके आपको बताती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में, मतलब MUX लिखेंगे इसको हम, मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी को हम कैसे लिखते हैं, MUX। अगर मेरे को MUX निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 20 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 1, क्यों, क्योंकि 20 यूटिल्स में है और 1 जो है 1 रुपए से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 1 रुपए से एज्यूम करते हैं कि 1 की ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। सो 20 डिवाइडेड बाय 1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 16, फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 10 एंड सो ऑन। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइडेड बाय 1 करना है। एंड 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी ऑफ मनी, वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ये तो बहुत सिंपल है, यही टेबल जो है हमने वहां पे डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, निब्बा जो है फर्स्ट रोटी कंज्यूम कर रहा था तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। पेमेंट कितनी कर रहा था, पेमेंट 10 रुपए कर रहा था। ठीक है, अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है, अगर मैं क्या करूं, इसको मनी के फॉर्म में निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1। सो 20 डिवाइडेड बाय 1, 1 क्यों डिवाइड किया, फिर से 1 इसलिए डिवाइड किए क्योंकि 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 रुपए ही रहती है, 1 ही रहती है। सो 20 डिवाइडेड बाय 1 तो वो 20 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने पूरा जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी था सबको डिवाइड बाय 1 किया। सो फाइनली हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में निकल गया, जिसको हम बोलते हैं MUX। अब MUX और प्राइस उसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जहां पे MUX और प्राइस का डिफरेंस जो है पॉजिटिव आ रहा है, वहां तो हम कंजम्पशन करेंगे ही। क्यों कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा चीजें मिल रही है कम पैसा देके। पैसा 10 रुपए दे रहे हैं, यूटिलिटी 20 की मिल रही है। पैसा 10 रुपए दे रहे हैं, यूटिलिटी 16 की मिल रही है। थर्ड केस में पैसा 10 रुपए दे रहे हैं, यूटिलिटी 10 की मिल रही है। वहां पे हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि जितना दे रहे हैं उतने का ही सामान मिल रहा है। सो वहां पे हम रुक जाएंगे एंड वही हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, उसके नीचे क्या हम कभी कंजम्पशन करेंगे। एक रेशनल कंज्यूमर जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा, क्या वो उसके नीचे कभी कंजम्पशन करेगा कि 10 रुपए दे रहा है लेकिन उसके बदले जो रिटर्न में चीज मिल रही है उसको यूटिलिटी 10 रुपए से भी कम की मिल रही है, क्या कभी वो वहां पे कुछ खरीदेगा? सो वो कभी नहीं खरीदेगा। ठीक है, सो यही यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो हम देखते हैं आगे का इसका ग्राफ। सो देखते हैं हम ये ग्राफ। ठीक है, चलिए सो ये ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया है, नंबर ऑफ कमोडिटी, कितना यूनिट्स जो है वो पर्सन कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया है, वाई एक्सिस में जो है हमने प्लॉट किया है मार्जिनल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ में क्या प्लॉट किया है, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ में प्राइस। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो है वो शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को, और एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस शो कर रहा है कि कितनी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। चलिए सो यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो सबसे पहले जो है 10 रुपए जो है क्या है हमारा प्राइस, तो 10 रुपए जो प्राइस है उसमें हम क्या करेंगे,
एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 10 रुपए प्राइस की स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये हमारा ग्राफ है मार्जिनल यूटिलिटी का, जो धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये कम होते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, प्राइस सेम है, वो दोनों जहां पे भी मिलेंगे वही हमारा रहेगा क्या, इक्विलिब्रियम, एंड वहीं तक ही कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, ठीक है। सो ये है हमारा इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अच्छा, ठीक है। सो एक चीज और बस इसमें बची है, वो ये है कि जब हम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम अभी हम पढ़ चुके हैं क्या होने वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो भी कमोडिटी है वो, इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, जितना भी प्राइस है उसी के बराबर क्या रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी। एक सिंपल सा मैथ्स अगर हम लगाएं तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, क्या ऐसा लिख सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम जिस पोजीशन में रहेंगे उस पोजीशन में एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, एंड 1 किसकी वैल्यू है, 1 इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक एम यू एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी ऑफ मनी, तो 1 रुपी ऑफ मनी से हमको 1 की यूटिलिटी मिल रही है, तो 1 की जगह हम एम यू एम भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो या तो हम इसको ये लिख दें कि एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम यू एम, इस एम यू एम को नीचे लेके चले जाओ और प्राइस को ऊपर लेके चले जाओ, वो भी हम लिख सकते हैं। सो वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो हम देख चुके हैं कि अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक ही कमोडिटी में स्पेंड कर रहा है तब वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, वो हम देख चुके हैं। अब हमको क्या देखना है कि अगर वो कंज्यूमर जो है अपनी पूरी इनकम 2 कमोडिटी में क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तब वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो उस चीज का नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ऐसा केस जहाँ पे 2 चीज कंज्यूम कर रहे हैं एंड दोनों को कंज्यूम करके क्या मिल रही है, सेम लेवल की यूटिलिटी मिल रही है, वो वाला लॉ इक्वी मार्जिनल मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। तीसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फोर्थ नाम क्या है, गॉसिन्स सेकेंड लॉ। ओके, सो इसको हम स्टडी करते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, मान लो कि जो 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो है एक एक्स, दूसरी है वाई। जब x कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू एम यू एम, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जब y कंज्यूम करेगा तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो x सिर्फ अगर मान लो सिर्फ x कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम इस पोजीशन में रहेगा, सिर्फ y कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर वो दोनों कमोडिटी कंज्यूम करेगा तब उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है, ये देखो एम यू एम और एम यू एम तो दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर ऐसा होगा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, पूरी इनकम 2 कमोडिटी में लगा रहा है, और अगर ऐसे इक्वेशन में पहुंच गया तब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। इसको ना हम सब बहुत इजीली अगर समझना है तो हम सबसे पहले अपना टेबल देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा टेबल। देखो यहाँ पे पर्सन 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई। मान लो एक्स एप्पल है, वाई बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये x और y जो है दोनों का प्राइस एज्यूम करते हैं कि 1-1 रुपए का है, मतलब x भी 1 रुपए में मिलता है, y भी 1 रुपए में मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप टेबल में देखिए ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे x में भी जो है सेम नंबर लिखा है और y में भी सेम नंबर लिखा है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जब वो पर्सन 3 यूनिट जो है x का कंज्यूम कर रहा है तब उसको
12 जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली जब वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है y का, तब भी उसको 12 कितनी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स तो 1 एज्यूम किए हैं, तो एम यू एक्स अपॉन 1 ये आ गया 12। यहाँ पे क्या किए, एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, एम यू वाई कितना है 2 यूनिट में 12, प्राइस ऑफ वाई कितना है 1, तो यहाँ पे भी ये कितना हो गया 12। तो ये दोनों पॉइंट में जो है ये दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल अगर हो गए एम यू एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाई प्राइस ऑफ वाई, तो उसको इक्विलिब्रियम मिल चुका है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। तो वो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में कब रहेगा, इस पोजीशन में रहेगा जब वो 3 यूनिट एक्स का कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट वाई का कंज्यूम कर रहा है, तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। याद रखना, बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला की क्राइटेरिया मीट हो गई, देखो फॉर्मूला ना बहुत ज्यादा पढ़ के बहुत हार्ड लग रहा है, बट बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ ये देखना है कि भैया ये टेबल में ये दोनों क्वांटिटी, ये जो दोनों नंबर कहाँ पे इक्वल है। जहां पे इक्वल रहेंगे तो x में 3 क्वांटिटी है, y में 2 क्वांटिटी है, तो उतना ही कंज्यूम करेगा, उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। हम इस ग्राफ में जो है क्या क्या प्लॉट करने वाले हैं, तो एक ही ग्राफ में जो है हम x की भी मार्जिनल यूटिलिटी, y की भी मार्जिनल यूटिलिटी, x के कितने यूनिट्स कंज्यूम किया है, y के कितने यूनिट्स कंज्यूम किया है, सब एक ही ग्राफ में लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सो x एक्सिस में जो है सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हम पूरी बात किसकी करते हैं, कमोडिटी x की प्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पे जो है x एक्सिस में क्या लिखेंगे, कितना यूनिट्स जो है कंज्यूम कर रहा है x का, कितना कंज्यूम कर रहा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो हम y एक्सिस में इधर पे प्लॉट कर देंगे। तो उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 4 8 12 16 20, हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। तो हम देखते हैं जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है x का, तो उसकी यूटिलिटी कितनी है 20, ठीक है 20। फिर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कितनी है 40, थर्ड कंज्यूम किया तो 12, फोर्थ कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी है, फोर्थ में है उसकी 7, एंड फिफ्थ कंज्यूम किया तो यूटिलिटी है 5। हम इसको पहले प्लॉट कर लेंगे। एक्सेस में क्या लिखेंगे, कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है x का, y में क्या प्लॉट करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है कंजम्पशन करके। अब हम y एक्सिस को इधर से ड्रॉ करेंगे, किधर से, यहां से, एंड यहाँ पे जो है हम लिखने वाले हैं अबाउट कमोडिटी y, ठीक है। कमोडिटी y के बारे में लिखने वाले हैं। चलो कमोडिटी y मत बोलो, इसको बोल दो बनाना। जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, मान लो वो एप्पल है, एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ये है बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कर दिया 4 के गैप में बना दिया, 4 8 12 16 20। एंड यहाँ पे जो है अब इधर से हम यूनिट्स लिखना चालू करेंगे, उल्टा लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, सेम जैसे सीधा बनाते थे 0 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 उल्टा बनाएंगे, ठीक है। एंड उल्टा प्लॉटिंग चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब वो फर्स्ट यूनिट जो है y मतलब बनाना, जब वो फर्स्ट यूनिट बनाना का कंज्यूम कर रहा है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ये फर्स्ट यूनिट बनाना का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके 16, फिर सेकेंड यूनिट बनाना का कंज्यूम किया तो 12। यही पॉइंट है जहां पे वो दोनों कर्व जो है मीट हो रहे हैं, ठीक है। वही पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, तो यही इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। सो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, हम टेबल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में जो पूछेगा आपको वो लिख के आना है, तो टेबल से भी इजीली निकल जाएगा, आपका ग्राफ बना के भी क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। सो जहां पे दोनों जो है कर्व मीट करेंगे वो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा। चलो सो फर्स्ट अप्रोच तो मेरी हो क्या हो गई, डन डना डन डन। फर्स्ट अप्रोच कंप्लीटेड, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ये मेरी क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंप्लीटेड। इसके बाद कौन सी अप्रोच, तो इसके बाद है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हाँ जी दोस्तों, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको जो है हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं या फिर हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। हिक्सियन एनालिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो ये एनालिसिस है ये देने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, हिक्स एंड एलन, ठीक है। तो हिक्स एंड एलन जो है 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये अप्रोच दिया है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी यूटिलिटी को जो है नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट मैं अपनी यूटिलिटी को क्या कर सकती हूँ, रैंकिंग जरूर दे सकती हूँ, ठीक है। कि इस कमोडिटी को फर्स्ट रैंक,
इस कमोडिटी को सेकेंड रैंक, सो हम रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो रैंकिंग कर सकते हैं, इसका मतलब एटलीस्ट 2 कमोडिटी तो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम रैंकिंग करेंगे ना। सो 2 कमोडिटी होगी तभी तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड रैंक देंगे। सो मिनिमम कमोडिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 2। ओके, चलिए, तो एक चीज और, इस एनालिसिस का नाम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी है। क्या है एक नाम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमको कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व है ना, यहाँ पे हम बना के रखे हैं इंडिफरेंस कर्व, और ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। देखो, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जहाँ पे ना हम क्या देखते हैं, हम कुछ कॉम्बिनेशंस में गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड वो हर कॉम्बिनेशन हमको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। अगर मैं पी कंज्यूम करूं या फिर मैं क्यू कंज्यूम करूं, पी मतलब एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एप्पल कंज्यूम करेंगे और बनाना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। एप्पल और बनाना का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मेरे को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। तो चाहे मैं पी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करूं, चाहे मैं क्यू करूं, चाहे मैं आर करूं, चाहे मैं एस करूं, चाहे मैं टी करूं, ये पांचों केस में मेरे को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं और उसी के साथ साथ में जो है 15 बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक एप्पल और साथ साथ में 15 बनाना, सो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। ये क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन जिसका नाम है पी, वो मेरे को उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना कि क्यू सेटिस्फेक्शन देगा। और क्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है, 2 एप्पल और 10 बनाना, ठीक है, 2 एप्पल और 10 बनाना। उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरे को थर्ड कॉम्बिनेशन देगा जो कि है आर, और आर में क्या है, 3 एप्पल्स और 6 बनाना, ठीक है। उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरे को एस भी देगा एंड सेम सेटिस्फेक्शन मेरे को टी भी देगा, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व जो है एक ऐसा कर्व है, उस कर्व में आप किसी भी पॉइंट में चले जाइए। अगर यहाँ पे मैं एक नया पॉइंट भी बना दूं ये, या फिर मैं एक नया पॉइंट यहाँ पे ये बना दूं या ये बना दूं, किसी भी पॉइंट में अगर उस कर्व में अगर आप जाएंगे तो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। अच्छा जी, क्लियर, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रहते हैं जो हमको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। अच्छा, एक चीज होती है इंडिफरेंस कर्व का सेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। एक होता है हमारा टॉपिक जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। सो इंडिफरेंस मैप मतलब जिस ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। सो एक ये कर्व है, उसके बाद उसके ऊपर एक ये कर्व है, उसके बाद एक ये कर्व है। मान लीजिए एग्जाम्पल, इस ग्राफ में 3 जो है इंडिफरेंस कर्व है, तो ये हो गया इंडिफरेंस मैप। इसको हम नाम दे देते हैं IC1, इसको दे देते हैं IC2 और इसको दे देते हैं IC3, ठीक है। तो 3 कर्व है हमारे इस मैप में। अच्छा बताइए लॉजिकली कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको किस में मिलेगा, सबसे पहले वाले में मिलेगा या फिर सेकंड में मिलेगा या फिर थर्ड में मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको थर्ड में ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। इसको हम ना यहाँ से एक बार देखते हैं हमारे ग्राफ से। चलो यहाँ पे भी इसको हमने प्रॉपरली वो नहीं किया। यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम देखते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, ठीक है। इतना यूनिट का जो है हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम कुछ कुछ यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो लास्ट वाला जो कर्व है, ये हमेशा हम इसमें क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे y जो है, मान लो यहाँ पे y 12 यूनिट है, तो x कितना यूनिट है यहाँ पे 3.5, ठीक है। अगर वही हम देखेंगे यहाँ पे, अगर IC2 में देखेंगे तो यहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है। और अगर हम IC1 में देखेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट है। तो देखो हम यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फाइड कहाँ होंगे, जहाँ पे हम ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहाँ पे ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, IC3 में। सो अगर 3 इंडिफरेंस कर्व है, सो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमको कहाँ मिलेगा, जो लास्ट कर्व है उसमें मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, सो ये तो क्लियर है कि जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक कंसेप्ट है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल आप ही अपने आप को देख लो, अगर मैं आपको 10 एप्पल
और आपको क्या दूं 10 बनाना दूं, और एक तरफ मैं आपको दूं 7 एप्पल और 7 बनाना, तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट बंडल में। यही तो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस कि जहाँ पे आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है और ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको कहाँ क्या मिलेगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको 10 एप्पल्स दे रही हूँ और 7 बनाना दे रही हूँ, एंड दूसरी तरफ आपको 9 एप्पल्स एंड 7 बनाना दे रही हूँ, तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? यहाँ पे भी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट बंडल में, क्योंकि भले बनानास तो सेम है बट एप्पल्स क्या है? फर्स्ट बंडल में ज्यादा है। सो यही होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एंड इसी को ही जो है हमने इंडिफरेंस मैप का एनालिसिस जो किया था, इसी को हमने यूज किया था। देखिए यहाँ पे हमने यही यूज किया था कि बनाना इस केस में कितने हैं? दोनों तीनों केस में बनाना कितने थे? 12, बट एप्पल्स कहाँ पे थे ज्यादा? थर्ड वाले आईसी कर्व में एप्पल सबसे ज्यादा था, इसलिए हमने थर्ड आईसी कर्व को क्या किया? सिलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए सो हमारा 3 कंसेप्ट तो हो गया आज का। 3 कौन कौन सा? एक तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दूसरा इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एंड तीसरा मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है। चलिए सो आज का 4th टॉपिक जो है उसमें हम चलते हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आज का नहीं, हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो 4th टॉपिक है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसमें आते हैं हम। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है? बहुत ही एकदम ये भी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये भी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या बोलता है कि अगर मान लो कि मैं आपको क्या दे रही हूँ, मान लो कि मैं आपको दे रही हूँ एक एप्पल और मैं दे रही हूँ आपको 15 बनानास। ठीक है, एक एप्पल और 15 बनानास आपको एक साथ दे रही हूँ कि ये लो, ये आपका गिफ्ट। ठीक है, अच्छा अब आप सोचते हो कि नहीं यार बनानास बहुत ज्यादा हो गए हैं और एप्पल क्या करना है? मेरे को बढ़ाना है, बट हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये याद रखना। इतना ही पैसा है कि आप एक एप्पल और क्या कर सको? 15 बनाना खरीद सको। अब क्या है, मेरे को क्या करना है कि मेरे को करना है 2 एप्पल कंज्यूम करना है, तो मेरे को बनाना का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? 2 एप्पल के लिए मैं यहाँ पे 5 बनाना का क्या कर रही हूँ? सेक्रीफाइस कर रही हूँ। मैं रेडी हूँ कि भैया मेरे को 2 एप्पल चाहिए, तो मैं 5 बनाना का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 2 एप्पल एंड 10 बनानास। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट बार जब हम स्विच कर रहे हैं, मतलब पहली बार हम एक एप्पल से दूसरे एप्पल में जा रहे हैं, तो मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मेरे पास एप्पल बहुत कम है, बनाना बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि मैं सेकेंड एप्पल से अगर थर्ड एप्पल में जाऊं, तो मेरे दिमाग में क्या आता है पता है? मेरे दिमाग में आता है यार ऑलरेडी तो मेरे पास 2 एप्पल है। ठीक है, तो अब मैं उतना सेक्रीफाइस नहीं करूंगी जितना मैं पहले कर चुकी हूँ। पहले मैं 5 बनानास का सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ, अब मैं सोचूंगी कि चलो मैं 4 बनाना का ही सेक्रीफाइस करती हूँ, मैं 5 का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो अब मैं सोचती हूँ कितना सेक्रीफाइस करूँ? 4 बनाना का। और अब मेरे पास क्या सिचुएशन है? अब मेरे पास है 3 एप्पल एंड 6 बनानास। ओके, अब मेरे को लगता है चलो ठीक है एक बार और एक एप्पल लेके देखती हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ? थर्ड एप्पल से जा रही हूँ 4th एप्पल में। बट यहाँ पे देखो फिर से जो है क्या हो रहा है, मैं बोलूंगी नहीं यार अब मेरे को और कम बनाना का सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि एप्पल तो बहुत आ चुके हैं मेरे पास, तो मैं ज्यादा बनाना का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि मैं सिर्फ 3 बनाना का सेक्रीफाइस करूंगी एक एडिशनल यूनिट एप्पल के लिए। ठीक है, अब मेरे पास आ गए 4 एप्पल। अब मैं सोचती हूँ कि चलो एक 5वां एप्पल भी ले लेते हैं, बट एप्पल सब बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या अब हम ज्यादा बनानास का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे? नहीं, हम बोलते हैं कि अब हम सिर्फ 2 यूनिट बनाना का सेक्रीफाइस करेंगे एक एडिशनल यूनिट एप्पल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बनाना एंड 5 एप्पल्स बच गए। ठीक है, ये जो हम चेंज कर रहे हैं, हम जो हमारे बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मतलब किसी चीज को चेंज करना, एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेके आना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। एंड इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड, कितना यूनिट मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है टू गेन additional units of other commodity and divided by number of units gained. So अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में देखूं, तो फर्स्ट केस में देखो मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? मेरे को 5 यूनिट्स जो है बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बट मेरे को मिल क्या रहा है उसके बदले?
1 यूनिट एप्पल का मिल रहा है, ठीक है। सो MRS कितना हुआ, MRS हुआ 5:1, ठीक है, या 5 भी बोल सकते हैं। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में जो है मैं 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट किसके लिए, एप्पल के लिए, तो यहाँ पे MRS कितना हो गया 4। सिमिलरली थर्ड केस में जो है 3 यूनिट सेक्रीफाइस करे एक एडिशनल यूनिट के लिए, तो यहाँ पे MRS कितना हो गया 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल एप्पल के लिए, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अब कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, एक एडिशनल यूनिट दूसरी कमोडिटी के लिए, उसको बोलते हैं MRS। अच्छा जी, एक चीज याद रखिए, ये MRS जो है हमेशा डिक्लाइन होते जाएगा, ये हमेशा डिक्रीज होते जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थी, पहले मेरे पास एप्पल जो है बहुत कम था, तो मैं ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस करना चाहती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, एप्पल जो है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बनाना कम होते जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं भैया, अब मैं ज्यादा बनाना सेक्रीफाइस नहीं करूंगी एक एडिशनल यूनिट एप्पल के लिए। सो इसलिए MRS जो है हमेशा डिक्रीजिंग ही होता है। एंड हम जब इसका कर्व बनाएंगे, मान लीजिए कि अगर मैं इसका कर्व बना रही हूँ, इसको बनाते हैं कर्व, चलिए एक इसका कर्व बना के देखते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें हम लिखते हैं एप्पल्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं बनाना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3, 4 एंड 5, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम बनाना, एंड बनाना में गैप डाल देते हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या थी हमारे पास, 15 यूनिट था बनाना, 1 यूनिट था एप्पल। अब मेरे को क्या करना है, सेकेंड यूनिट एप्पल का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी सेक्रीफाइस, बनाना का सेक्रीफाइस, बट यहाँ पे एप्पल कम है, बनाना ज्यादा है, तो सेक्रीफाइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मान लीजिए मैं 5 यूनिट का सेक्रीफाइस की, एंड मैं हूँ यहाँ पे 10 में, ठीक है, यहाँ पे आया 10, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड यूनिट, चलो सेकेंड भी हो गया, अब मेरे को सेकेंड से थर्ड एप्पल में जाना है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस अब थोड़ा कम करने के लिए रेडी रहूंगी। तो अब मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं 4 यूनिट का सेक्रीफाइस करूंगी, और मैं यहाँ पे आ जाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को थर्ड से जाना है फोर्थ में, तो फोर्थ में बोल रही हूँ मैं कि सिर्फ मैं कितने यूनिट का सेक्रीफाइस करूंगी, 3 यूनिट बनाना का सेक्रीफाइस करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। एंड जब मैं आऊंगी फिफ्थ यूनिट में, फिफ्थ यूनिट एप्पल के लिए मैं सिर्फ 2 यूनिट बनाना का सेक्रीफाइस करूंगी, और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 यूनिट ऑफ एप्पल, एंड उस टाइम में कितना यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ बनाना। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो एक कर्व बनेगा, ये प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए प्रॉपर्ली ज्वाइंड है। ये जो कर्व बना है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, क्योंकि किसी और कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, तो कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्लस जो कर्व है यहाँ पे MRS भी जो है, यहाँ का MRS ज्यादा है, फिर यहाँ पे MRS जो है कम होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे MRS उससे भी कम होना चालू हो गया, तो MRS जो है कम होते जा रहा है। इसको हटा देते हैं, ये शो करना चाहती हूँ मैं कि MRS जो है जैसे जैसे कर्व में नीचे जाओगे, MRS जो है हमारा कम होते जा रहा है, क्योंकि हम सेक्रीफाइस जो है अब ज्यादा नहीं करना चाहते। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे नोटिस करवाना चाहती हूँ कि ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स है। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज कम हो रही है और वो डिक्रीजिंग रेट से कम हो रही है, तो उसका कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ठीक है। फिर से, अगर कोई चीज कम हो रही है, डिक्रीजिंग रेट में है, तो उसका जो कर्व है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। कॉन्वेक्स मतलब ये वाला शेप, ठीक है, इस शेप को बोलते हैं कॉन्वेक्स। एंड अगर इसका जस्ट अपोजिट होता, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। वैसे कॉनकेव का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। दिस इज कॉनकेव, चैप्टर 1 में पढ़ा था, एंड दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। सो याद रखना, अगर 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 MRS के लिए पूछे तो MRS का कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। MRS जो है जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कमोडिटी का यूनिट गेन कर रहे हैं, तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट सेक्रीफाइस जो है पहले हम ज्यादा करने के लिए रेडी है, फिर थोड़ा कम सेक्रीफाइस, फिर थोड़ा कम सेक्रीफाइस। सो ये MRS में याद रखना, MRS वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, ओके। सो MRS को अगर हम एक बार देखें तो इसका रीजनिंग मैंने यहाँ पे बताया कि MRS डिमिनिश क्यों होता है, क्योंकि पहले सेक्रीफाइस करने के लिए ज्यादा रेडी रहते हैं, फिर सेक्रीफाइस कम हो जाता है। हमने MRS का फॉर्मूला भी डिस्कस किया,
इट इज नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हम क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइस ऊपर आएगा नीचे गेन आएगा, सो नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, इसका टेबल एंड इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको करना है एमआरएस में। ठीक है, अब हम एक टॉपिक देखते हैं एजम्पशंस। इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन क्या है? सो इंडिफरेंस कर्व में ये सब एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन तो ये, कंज्यूमर हैज फिक्स्ड मनी, कंज्यूमर के पास कितना पैसा है, फिक्स्ड मनी है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं तो ये मान लेंगे कि फिक्स्ड मनी है, तभी तो वो एनालिसिस काम आएगा ना। अगर मनी बढ़ा सकते हैं तो हम तो फिर इंडिफरेंस कर्व में हायर इंडिफरेंस कर्व में चले जाएंगे। सो एजम्पशन पहला कि कंज्यूमर के पास कितना पैसा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा है। कंज्यूमर हमेशा ट्राई करेगा कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व में जाए। हायर इंडिफरेंस कर्व में कैसे जा सकता है, ज्यादा पैसा कमा के। जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो हायर इंडिफरेंस कर्व में चले जाएगा। ठीक है, या फिर अगर जो भी सामान है उसके अगर रेट्स कम हो जाए तो भी वह हायर इंडिफरेंस कर्व में जा सकता है। ये हम देखेंगे, एक सेकेंड, चलो मैं ये एक बार यहीं पे ये टॉपिक समझा देती हूँ। दो तरीके से जो है वो इंडिफरेंस कर्व में जो है आगे जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि भाई ज्यादा पैसा कमाए, अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व में चले जाएगा। दूसरा तरीका है अगर कमोडिटीज की जो प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपए है और मान लो कि मैं एप्पल्स खरीद रही हूँ और एक एप्पल आता है 5 रुपए का। ठीक है, ये प्राइस है, 5 रुपए का आता है और मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 20 एप्पल्स जो है कंज्यूम कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मान लो कि एप्पल्स का रेट कम हो गया, एप्पल अब 4 रुपए में मिल रहा है, सो मैं कितने एप्पल्स कंज्यूम कर पाऊंगी, 25 एप्पल। सो ऑटोमेटिकली हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर चले जाएंगे। भले इनकम जो है वो हमारी चेंज नहीं हुई है लेकिन प्राइजेस कम हो गई कमोडिटी के, तो ऑटोमेटिकली हायर इंडिफरेंस कर्व में हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व में जो है ऊपर जाना है तो या तो इनकम बढ़ाओ या कमोडिटीज के प्राइस को क्या करो, कम करो। फिर तीसरा जो एजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व में ये है कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल है और वो अपनी प्रेफरेंस को रैंक कर सकता है कि मेरे को ये चीज इस चीज से ज्यादा पसंद है। सो रैंकिंग कर सकता है वो चीजों की। ठीक है, फोर्थ क्या है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होते जाती है। ठीक है, वो क्या बोलता है, पहले मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करूंगा, फिर थोड़ा कम सेक्रीफाइस, फिर थोड़ा कम सेक्रीफाइस। इस वजह से जो है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, एंड एक एजम्पशन ये है कि कंज्यूमर कैसा कंज्यूमर है, रेशनल कंज्यूमर है। सो वेरी इजी, बहुत इजी, एक बार रीड करके चले जाओगे पूरा याद रहेगा ये। ठीक है, फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये तो एजम्पशन हो गया। प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वापस से रिपीट, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्लाइन हो रही है इसलिए। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो भी हमने देख लिया। एक चीज ज्यादा करनी है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। फिर हमने देखा हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर एक पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका ये रीजन है, मान लो हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं यहाँ पे। चलो ये एक ग्राफ बनाए, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व है मान लो ये। ठीक है, ये पॉइंट में दोनों मीट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए इंटरसेक्ट, मैं ये बता रही हूँ। दो इंडिफरेंस कर्व दो अलग अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन बताते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इंटरसेक्ट कर दिए मतलब सेम सेटिस्फेक्शन हो गया, तो क्या सेम सेटिस्फेक्शन वाला कंसेप्ट हमारे लिए पॉसिबल है क्या, नहीं। दो इंडिफरेंस कर्व को हमेशा अलग अलग सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। सो यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट हो गया मतलब इस पॉइंट में दोनों कर्व में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को। प्लस ये कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट दो कमोडिटी तो हमको कंज्यूम करना है। दो कमोडिटी कहने का मतलब है हमको एक्स करना है और वाई, कम से कम दो टाइप की कमोडिटी को हमको कंज्यूम करना है। एक्स मान लीजिए एप्पल है और वाई मान लीजिए बनाना है, तो कम से कम एप्पल का एक यूनिट तो कंज्यूम करना पड़ेगा और सेम बनाना के केस में भी कम से कम एक यूनिट तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अगर हम एक यूनिट किसी का भी कंज्यूम करेंगे तो वो कभी भी एक्सिस को तो टच नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा इधर से ही चालू होगा। एंड अगर यहाँ की भी बात करेंगे तो थोड़ा ऊपर से चालू होगा कर्व, तो कभी भी हमारे कर्व एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एजम्पशन है मिनिमम दोनों कमोडिटी का एक एक यूनिट जो है क्या करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, सो ये बहुत इजी पार्ट है। क्या क्या पार्ट है हमारा, हमने देखा एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व
एंड दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। चलिए सो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बजट लाइन। चलिए सो हम क्या करने वाले थे, बजट लाइन, ठीक है। सो बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन एक ग्राफ होती है जो बताता है कि भैया मेरे पास इतनी इनकम है, इस इनकम में मैं कितने कॉम्बिनेशन अचीव कर सकती हूँ, ठीक है, वो है बजट लाइन। सो अगर मान लो मेरी इनकम है 20 रुपीज, एज्यूम कर रहे हैं इनकम है 20 रुपीज, दो गुड्स में कंज्यूम कर रही हूँ, एक कंज्यूम कर रही हूँ एप्पल, दूसरा कंज्यूम कर रही हूँ बनाना। अगर मान लो मेरे पास जो है 20 रुपए है और मेरे को कंज्यूम करना है एप्पल बनाना, एप्पल की प्राइस है 4 रुपए, बनाना की प्राइस है 2 रुपए। सो हम ऐसा ऐसा देखेंगे कॉम्बिनेशन जो मेरे बजट में आ सकता है। मान लीजिए कि मैं पूरा पैसा एप्पल्स में खर्च कर रही हूँ, ठीक है, एप्पल्स में पूरा पैसा खर्च कर रही हूँ, तो मेरा कितना मनी स्पेंड होगा, 5 into 4 एप्पल्स में, और जब 20 रुपए पूरा खर्च हो चुका है तो क्या बनाना के लिए कुछ बचेगा, नहीं, सो 20 रुपए। सिमिलरली अगर मान लीजिए एप्पल को 4 कर दिया मैंने, तो बनाना में कितना कंज्यूम कर पाऊंगी, बजट के अकॉर्डिंग 2 बनाना कंज्यूम कर पाऊंगी। वैसे ही मैंने क्या किया, एप्पल को अब 3 यूनिट कर दिया, तो 3 into 4 कितना होता है 12, बनाना अब मैं कितना कर सकती हूँ, 4 कंज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि एक बनाना का रेट है 2 रुपीज। तो यहाँ पे 3 एप्पल्स, ये 3 एप्पल्स है, एप्पल का प्राइस से इंटू करेंगे, प्लस 4 बनाना एंड बनाना का प्राइस, उसको इंटू करेंगे तो आएगा 20। सो बजट लाइन जो रहती है ना, वो हमको क्या बताती है कि आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे से आप कितना कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, कितना कॉम्बिनेशन, या तो मैं ई खरीदूं, या तो मैं एफ खरीदूं, या तो मैं जी खरीदूं, तो मैं इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकती हूँ अपने बजट के अकॉर्डिंग। ये शो करने के क्या होता है, बजट लाइन, ये है हमारी बजट लाइन, ठीक है। सो मेरे पास 20 रुपए है, तो या तो मैं ई खरीदूं, एफ खरीदूं, जी, एच, आई, जे, इनमें से कोई भी मैं खरीद सकती हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है सी, ये सी जो है बजट लाइन के बाहर है, तो क्या ये हम कभी कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि पैसा तो है नहीं इतना खरीदने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये मेरे बजट के क्या है, बाहर है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं हम डी, ठीक है, एक देखते हैं डी, ये मेरे बजट के अंदर है, तो क्या ये मैं खरीद सकती हूँ, ये मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है। सो अब एक चीज में आपका मैं ध्यान लाना चाहती हूँ, दो कंसेप्ट है, एक है बजट लाइन एंड दूसरा है बजट सेट। अगर हम सिर्फ बजट लाइन की बात करेंगे, सिर्फ बजट लाइन, तो बजट लाइन में ये एजम्पशन है कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं पूरा जो है क्या कर रही हूँ, खर्च कर रही हूँ। तो जब मैं पूरा 20 रुपए मेरी इनकम है वो मैं खर्च कर रही हूँ, तो हम बजट लाइन में कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं पूरा पैसा नहीं खर्च करना चाहती, या पूरा पैसा खर्च करना चाहती हूँ, या कभी कभी नहीं भी खर्च करना चाहती, तो बजट सेट क्या होता है, जो बजट लाइन या बजट लाइन के अंदर कहीं पे भी आता है, या तो हम इस लाइन में कहीं रहेंगे, या इस लाइन के अंदर में कहीं रहेंगे, या फिर इस लाइन में रहेंगे या लाइन के अंदर में रहेंगे, तो हम कहाँ पे आएंगे, बजट सेट में आएंगे। तो या तो मैं 20 रुपए खर्चा कर रही हूँ या 20 से कम कुछ भी, तो मैं बजट सेट में आऊंगी। और बजट लाइन में कब आएंगे, जब हम पूरा का पूरा 20 रुपए जो है क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है बजट लाइन और बजट सेट के बीच में डिफरेंस, इसको भी एक बार देख लीजिए, दोनों के बीच में जो है 2 मार्क्स में जो है डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सो हमने देखा कि बजट लाइन क्या होता है कि अगर मेरे पास जितना भी पैसा है तो मैं कितना कॉम्बिनेशन जो है, जो कॉम्बिनेशन है उसमें बस बहुत सारी चॉइसेस है, या तो ई खरीद लूँ या एफ खरीद लूँ। सो ये क्या है, बजट लाइन। अच्छा, बजट लाइन का एक एल्जेब्रिक इक्वेशन भी है। एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है हमारे बजट लाइन का वो ये है, एम मतलब इनकम, एम मतलब क्या, इनकम। सो एम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए। मान लीजिए कि हम इस वाले में लेते हैं, जी वाले में, जी वाले पॉइंट को हम कंसीडर करें अगर, तो बजट लाइन का क्या फॉर्मूला होगा, एम मतलब मेरी इनकम, तो एम है मेरी 20, ठीक है, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए, ए क्या है, एप्पल एग्जाम्पल में। सो प्राइस ऑफ एप्पल कितना है, 4, एंड हम यहाँ पे जी वाले केस में कितना क्वांटिटी एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, 3, प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी, तो प्राइस ऑफ बी कितना है यहाँ पे 2, तो अब मैं कितना क्वांटिटी ऑफ बी कंज्यूम कर पाऊंगी, 4, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना है 20। सो ये जो है एल्जेब्रिक इक्वेशन है किसका, बजट लाइन का। बहुत सिंपल है, दिमाग ही नहीं लगाना है बिल्कुल, इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब है, अगर मान लो कि बजट लाइन का तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया, अब एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर मैं बजट सेट का बोलूँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है हमको, इक्वल्स टू के साइन की जगह यहाँ पे मोर देन इक्वल्स टू का साइन बस लगा देना है। क्यों मोर देन इक्वल्स टू का साइन लगा देना है, बिकॉज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम या तो पूरा पैसा खर्चा करेंगे या पूरे पैसे से थोड़ा सा कम खर्च करेंगे।
सो हमारी जो इनकम जो है, ठीक है, इट इज मोर देन इक्वल्स टू जो भी हमारी स्पेंडिंग है उससे। ओके, मतलब स्पेंडिंग या तो बराबर होगी इनकम के या स्पेंडिंग थोड़ी कम होगी। तो ये है बजट सेट का इक्वेशन। अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। मेरी बजट लाइन का मैं स्लोप कैसे निकालूं, ठीक है, स्लोप कैसे निकालूं। देखो, बजट लाइन का स्लोप या किसी भी चीज का स्लोप जो है बहुत इजी है निकालना, और स्लोप आपको बार बार यूज आएगा। तो एक बार मैं बता दूं स्लोप निकालते कैसे हैं। तो स्लोप क्या होता है, इट इज चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो भी चीज है उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। इसके थ्रू मैं किसी भी चीज का स्लोप निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो अगर मान लीजिए बजट लाइन का स्लोप निकालने के लिए बोला जाए, सो चेंज इन कमोडिटी इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन कमोडिटी इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वाई एक्सिस में क्या है, मेरे बनाना, ठीक है, और मेरे को स्लोप निकालना है। तो अगर मान लो मेरे को इतना एरिया का स्लोप निकालना है, इस एरिया का, तो मैं कैसे निकालूंगी, चेंज इन वाई कितना है 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कितना है, चेंज इन एक्स कितना है 1। सो यहाँ पे मेरी स्लोप ऑफ बजट लाइन कितनी आई 2:1। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है, ठीक है, चेंज इन वाई कितना है 2 और चेंज इन एक्स कितना है 1, तो यहाँ पे 2:1। सो ये पूरे के पूरे बजट लाइन में ना हमेशा देखना स्लोप हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, सेम रहता है स्लोप हमारा, क्योंकि दोनों कमोडिटी की जो प्राइस रहती है ना वो सेम रहती है। आप घर पे निकाल के देखना कि जब भी प्राइस सेम रहता है किसी भी चीज का, तो हमेशा बजट लाइन का स्लोप हमेशा सेम ही आएगा थ्रू आउट द बजट लाइन, 2:1 2:1 2:1 ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकालेंगे, चेंज इन कमोडिटी इन वाई एक्सिस अपन चेंज ऑफ कमोडिटी इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चेंज इन बनाना अपन चेंज इन एप्पल। अच्छा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो रहता है ये प्राइस रेशियो रहता है। प्राइस रेशियो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, प्राइस रेशियो क्या होता है। प्राइस रेशियो मतलब देखिए यहीं पे ही है, प्राइस रेशियो मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पे याद रखना जो एक्स का प्राइस है वो ऊपर लेते हैं, अभी तक ऊपर क्या देखा था स्लोप वगैरह में, जो वाई एक्सिस में रहता है वो पहले ऊपर लेते हैं, बट प्राइस रेशियो निकालते वक्त जो एक्स एक्सिस में है उसका प्राइस पहले लेंगे एंड वाई एक्सिस का जो प्राइस है वो बाद में लेंगे। तो चलिए इसको भी मैं प्रूफ करके दे रही हूँ, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई ये होता है स्लोप। ये आप लोग भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, आपकी बुक भी बोल रही है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पे अगर हम निकालें, चलिए यहाँ पे पहले तो हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बार स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे आएगा, अगर फर्स्ट वाले केस में देखेंगे, ये वाला केस यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट में आ रहा है एंड ये फर्स्ट आ रहा है। अगर इसका स्लोप निकाले सबसे पहले तो यहाँ पे कितना आएगा, चेंज इन वाई एक्सिस है 2 और चेंज इन एक्स एक्सिस है 1, ठीक है। सिमिलरली 2:1 2:1 2:1 2:1 एंड 2:1, ये थ्रू आउट स्लोप यही रहने वाला है। इसको मैं 2 लिख देती हूँ, 2 2 2 2 2। और प्राइस रेशियो अगर हम निकालें, प्राइस रेशियो, तो प्राइस रेशियो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस कितना है, तो एक्स हमारे केस में क्या है एप्पल, एप्पल का प्राइस हमारे लिए कितना है 4 और बनाना का कितना है 2। देखो जादू 4/2, प्राइस 4/2 थ्रू आउट रहेगा क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है हमारा, तो 4/2 4/2 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। सो स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस रेशियो हमेशा सेम रहता है, ये याद रखना, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस हमेशा सेम रहता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। हर जगह पे स्लोप का यही फॉर्मूला है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एंड ये प्राइस रेशियो के बराबर होता है। चलो, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब बस ये याद रखना है प्राइस रेशियो में एक्स का प्राइस ऊपर रहता है, वाई का नीचे रहता है, जबकि जब हम स्लोप निकालते हैं तो चेंज इन वाई ऊपर रहता है और चेंज इन एक्स क्या रहता है, नीचे रहता है। अच्छा, क्या मेरी बजट लाइन, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, क्या मेरी बजट लाइन कभी शिफ्ट हो सकती है क्या, तो बिल्कुल शिफ्ट हो सकती है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताओगे, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी, जब मेरी इनकम बढ़ जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर मान लो मेरी इनकम कम हो गई तो मेरी क्या हो जाएगी,
बजट लाइन जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो राइट में कब शिफ्ट होगी? जब मेरा बजट बढ़ जाएगा किसी चीज को लेके। बजट कब बढ़ सकता है? जब मेरी इनकम बढ़ जाए। और अगर लेफ्टवर्ड, अगर मेरे को मान लो कि मेरा जो है बजट कम हो गया, मेरी इनकम कम हो गई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन। तो ये तो पहला केस है कि जहाँ पे बजट लाइन क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है इनकम की वजह से। दूसरा रीजन क्यों शिफ्ट हो सकती है? मान लो प्राइस में चेंज हो गया, ठीक है। मान लो कि क्या चेंज हो रहा है? प्राइस में चेंज हो रहा है। अगर मान लो कि दोनों के प्राइस में चेंज हो गया, मान लो कि एप्पल और बनाना दोनों का प्राइस कम हो गया, एकदम ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो मेरे को बताओ मेरी रियल इनकम बढ़ेगी कि नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। पहले वो चीज 5 रुपए की आती थी, अब वो चीज 4 रुपए की आ रही है। तो जब 5 की आती थी तो मैं 20 क्वांटिटी कंज्यूम कर पाती थी, अब वो चीज कितने की आ रही है? अब वो 4 रुपए की आ रही है, तो अब मैं कितनी क्वांटिटी कंज्यूम पा रही हूँ? 25। तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई। तो प्राइस के कम होने से बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है, बजट बढ़ जाता है। वहीं अगर मान लीजिए मेरा प्राइस बढ़ गया तो मेरी रियल इनकम कम हो जाएगी और मेरी लाइन जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्लियर, ठीक है। अब दो केस और, दो केस कौन सा है? अगर मान लो एक कमोडिटी जो है एक्स एक्सिस में है ए, अगर मान लो ए के केस में क्या हो रहा है? ए का प्राइस कम हो गया, सिर्फ ए का कम हुआ, बी में कोई चेंजेस नहीं है, तो वहां पे हमारी बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी। क्यों शिफ्ट नहीं होगी? वो सिर्फ मूव होगी। वाई एक्सिस में जहां की थी वहीं पे ही रहेगी, क्योंकि वाई का तो उतना ही कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अगर ए का मान लीजिए कि जो प्राइस है वो कम हो गया, तो हम ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम कितना कंज्यूम कर पा रहे थे? पहले जो है हमारी ये बजट लाइन थी, लेकिन ए का प्राइस जो है क्या हो गया? कम हो गया। ए का प्राइस कम हो गया तो बजट लाइन जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब मैं ज्यादा चीज कंज्यूम कर पा रही हूँ प्राइस कम होने की वजह से। तो यहाँ पे मेरी बजट लाइन क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वाई एक्सिस में वहीं की वहीं रहेगी। वहीं अगर दूसरे केस में मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए प्राइस जो है मेरा क्या हो गया? बढ़ गया, तो मेरी रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ए का प्राइस क्या हुआ? ए के प्राइस में चेंज है, तो ए की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, बी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई वाई एक्सिस में जो कमोडिटी है, वाई एक्सिस में जो कमोडिटी है ये इतनी मेरी बजट लाइन थी, ठीक है, ये मेरी बजट लाइन थी। लेकिन मान लो कि बी का प्राइस जो है वो क्या हो गया? बी का प्राइस जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, तो बी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो बी जो है ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन ए का उतना है, तो ए उतना ही रहेगा, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि बी का प्राइस जो है क्या हो गया? बढ़ गया, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, बी जो है उसका कंजम्पशन नीचे आ जाएगा, लेकिन ए वहीं का वहीं रहेगा। सो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो एक केस में जो है बजट लाइन अगर इनकम पूरी चेंज हुई तो बजट लाइन तो पूरी सरक जाएगी, ठीक है। अगर दूसरा केस है दोनों का प्राइस चेंज हुआ तो उस केस में भी क्या होगा? बजट लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक केस ये भी है कि जहां पे सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ उसी एक्सिस में चेंजेस देखने को मिलेगा, दूसरे एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो ये है आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंडिफरेंस कर्व का है और मोस्ट इजी पार्ट, वो आ गए हम उसमें, ठीक है। चलिए, बहुत इजी पार्ट है एंड ये हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बहुत बड़ा चैप्टर था एंड बहुत टेक्निकल माना जाता है, हमने बहुत इजीली जो है बहुत कम टाइम पे इस चैप्टर को किया है। चलिए, सो एक जल्दी से हम इसको समझते हैं। हमने देख लिया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू हम इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी अब हम इसको हमको क्या देखना है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में या इनडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम कैसे पहुंचेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। कैसे पहुंचेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मेरे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है। कितने इंडिफरेंस कर्व है? 3, ठीक है। मैं हमेशा कौन से कर्व में रहना चाहूंगी? मैं हमेशा IC3 में रहना चाहूंगी, क्योंकि IC3 मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखो कि बजट नाम की भी चीज एक दुनिया में होती है। क्या नाम की चीज होती है? बजट नाम की चीज भी एक दुनिया में होती है। मान लो मेरे पास इतना बजट ही नहीं है कि मैं IC3 में पहुंच जाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो भैया हमको ये सोचना है कि मैं मेरे पास मेरे बजट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई IC कर्व मेरे को मिल जाए जिसमें मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। सो मान लो कि मेरा बजट क्या है? इतना है। चलो इसको हम डायरेक्टली बनाते हैं। ये है मेरी बजट लाइन, ठीक है, ये है मेरी बजट लाइन, और ये है मेरा IC कर्व।
तो जहां पे मेरा बजट लाइन और मेरा आईसी कर्व मिलेगा वही तो मेरे लिए मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा बजट है, इससे ज्यादा मैं बढ़ नहीं सकती, बट इसी बजट में मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हमेशा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहीं पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। क्या वो यहाँ पे मिल सकता है? ये दोनों पॉइंट में तो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन है क्योंकि सेम आईसी कर्व में है, लेकिन ये मेरे बजट में है क्या? ये मेरे बजट में नहीं है, ये मेरे बजट में है। ठीक है, अब मैं अगर इसी आईसी कर्व की बात करूं तो ये भी मेरे बजट के बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर हम IC1 की बात करें यहाँ पे, तो क्या मैं कभी यहाँ पे रहना चाहूंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा रिसोर्सेस हैं और उससे ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट को स्टडी करते हैं, ये वाले पॉइंट को। क्या मैं इस पॉइंट में कभी रहना चाहूंगी? ये मेरे बजट में भी आ रहा है, लेकिन क्या मैं उस पॉइंट में कभी चाहूंगी? कभी नहीं चाहूंगी। एकदम ध्यान से सुनिए, क्यों? भले ये मेरे बजट में आ रहा है, बट इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये दूसरे इंडिफरेंस कर्व में है। ठीक है, ये ऊपर के इंडिफरेंस कर्व में है, तो मैं उसी बजट में जब ज्यादा चीज मिल सकती है तो क्यों मैं कम चीजें खरीदूं? ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? उसी जगह पे कंजम्पशन करेंगे जहां पे मेरा इंडिफरेंस कर्व और मेरी बजट लाइन जो है एक दूसरे से मिले। इसको ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे जो है मेरा इंडिफरेंस कर्व क्या हो? टेंजेंट हो। ठीक है, टेंजेंट वाला कंसेप्ट हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है, जहां पे मेरा इंडिफरेंस कर्व एक टेंजेंट बनाए, कहां पर? बजट लाइन के ऊपर। वो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। वो क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। बात खत्म। आप इंडिफरेंस कर्व में तब इक्विलिब्रियम में पहुंचते हो जब आपका इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट हो, वो पॉइंट में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसकी थोड़ी सी थ्योरी ये है, एक बार ये थ्योरी को भी कंप्लीट कर देते हैं, 2 मिनट की, पूरा कंप्लीट आपका फिर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि MRS कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, दैट इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा है कि नहीं? अब मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि जब हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं तब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर रहता है कि नहीं। देखो, एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, वो प्राइस रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, स्लोप ऑफ जो बजट लाइन है वो मेरी किसके बराबर होती है? प्राइस रेशियो के बराबर होती है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम में जब है तब हमारा क्या है? जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो स्लोप ऑफ आईसी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एक ही पोजिशन में, यहाँ पे ध्यान से देखे, हम इस पोजीशन में हैं जहाँ पे दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है उस पोजीशन में जो है स्लोप ऑफ आईसी भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी। जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या हम ये लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू, एक सेकेंड ना, चलिए खिसक नहीं रहा है, इसको नहीं दिखाती मैं भी। चलिए, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो प्राइस रेशियो के बराबर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है। अच्छा, तो अगर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और प्राइस रेशियो एक दूसरे के बराबर है तो हमको ये पता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है उसी को ही हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसी को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम पहुंच गए कहाँ पे? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही क्या होगा? प्राइस रेशियो। ठीक है, इतना आपको अगर इतने इसमें ये सब जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब अगर आपको स्टडी करना है तो आप एक बार बैठ के कर लीजिए, और अगर मन नहीं है तो आप यहाँ बस याद रखिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। दूसरा, आईसी कर्व जो है कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, और लॉजिक सिर्फ इतना, भैया सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी एकदम सी बात है कि जो आईसी कर्व जो है यहाँ पे इस जगह पे मैं क्यों आऊंगी? क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इतना बजट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों नहीं रहना चाहूंगी? क्योंकि बजट जो है हमारा इससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्यों रहे?
अगर मेरी बजट लाइन यहाँ पे टच कर रही है मेरे इंडिफरेंस कर्व को, लेकिन वो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है, तो नीचे में क्यों जाए जब ऊपर जा सकते हैं, तो हम ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। यही हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। इस सेटिस्फेक्शन में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो प्राइस रेशियो के बराबर रहता है। एंड दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है जो हमारा आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। एंड इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीटेड है। कौन सी बेटर मेथड है, मार्जिनल अप्रोच जो है, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, वो ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है? तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। एक में एजम्पशन ले रहे हैं कि क्या नंबर्स वाइज हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी, एक में प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो दोनों अपनी जगह पे ठीक है, दोनों के जो है बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। प्लीज आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज जो है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स जो है टाइम से बनाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ में होती रहे। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।